गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सीटेट कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, जो हिस्ट्री की है, जिस चैप्टर का नाम है कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे। यह है चैप्टर का नाम, जो 6 क्लास की एनसीईआरटी बुक्स से ली गई है, जिसका चैप्टर नंबर 1 है हिस्ट्री का। तो इसमें से हम लोग को कुछ टॉपिक्स जो है पढ़ने हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीटेट एग्ज़ाम के लिए। तो हम लोग को देखना है कि इसमें क्या क्या बताया गया है। इससे पहले मैं पॉलिटी करवा चुकी हूँ, आप लोग पॉलिटी की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री को। तो कैसे पता लगाए, तो क्या पता लगाना है, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जो उस समय की स्मृति की हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जान सकते हैं। तो बहुत पहले क्या हुआ था, इसको कैसे जान सकते हैं, तो इसमें बताया गया है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे क्या खाते थे लोग, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटों मतलब होता है शिकारियों, जो आखेटक है, आखेटक मतलब होता है शिकार करना। पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाया करते थे। तो इसमें से जो मेन टॉपिक है, लोग कहाँ रहते थे, इससे सीटेट क्वेश्चन करते ही रहती है। जो सीटेट जुलाई में इससे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। क्या पढ़ना है इसमें, तो लोग कहाँ रहते थे। तो लोग जो है नर्मदा नदी का पता लगाओ, कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे। तो नर्मदा नदी के तट पर कई लाख वर्ष पहले लोग रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादकों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवर का आखेट भी करते थे। आखेट मतलब होता है शिकार करना। तो ये कैसे भोजन प्राप्त करते थे जो लोग पहले रहते थे, तो फल खाते थे, जंगल में रहते थे, जानवरों का शिकार करके खाते थे, इत्यादि से ये अपना जीवन यापन करते थे। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। सुलेमान और किरथर की पहाड़ी, इन दोनों चीज़ों को याद रखना है। सीटेट का ये फेवरेट टॉपिक है, सुलेमान और किरथर की पहाड़ी। तो इसमें क्या बताया गया है, इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। तो सबसे पहले स्त्री पुरुष ने गेहूँ और जौ की फसलों को कहाँ उगाना शुरू किया था, तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में। कितने साल पहले, तो 8000 वर्ष पूर्व। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसी पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। तो याद रखना है कि गेहूँ और जौ कहाँ उगाया गया था, तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में 8000 वर्ष पहले। इस पॉइंट को याद रखना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है चावल सबसे पहले कहाँ उपजाया गया था, तो विंध्य के उत्तर में स्थित है, जो विंध्य की पहाड़ियाँ है, इसमें चावल को उगाया गया था। और गारो कहाँ पाया जाता था, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियाँ स्थित है। इन सारे पॉइंट्स को याद रखना है। ये सब पॉइंट सीटेट का फेवरेट पॉइंट्स है, जिससे हर एक बार सीटेट क्वेश्चन करती है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, मानचित्र। जो मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष हुआ। तो नगरों का विकास कब हुआ, तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो कहाँ हुआ, आरंभिक नगर जो फले 4700 वर्ष पहले इन्हीं नदियों के किनारे आरंभिक नगर फले फूले, एवं गंगा और उसकी सहायक नदी के किनारे समुद्री तटवर्ती में नगरों का विकास हुआ 2500 वर्ष पहले। इन सारी चीज़ों को याद रखना है। उसके बाद है नेक्स्ट क्या है, गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा की सहायक नदी क्या है, तो सोन नदी। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता था। जो प्राचीन मगध है, अभी मगध जो क्या बिहार में ही स्थित है, उस टाइम जो था मगध को जाना जाता था। प्राचीन काल में मगध को वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों का स्थापना हुआ था।
लोग सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये लोग यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। तो इसमें कथन कारण वाले क्वेश्चन पूछेंगे कि लोग यात्रा क्यों करते थे, तो काम की तलाश में यह यात्रा करते थे, या फिर कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। उसके बाद इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुओं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचार को जानने में अवसर मिलता था। तो एक दूसरे के विचार को लोग कैसे जानते थे, तो यात्रा करके जानते थे। तो यात्रा क्यों करते थे, तो काम की ज़रूरत में करते थे, या फिर कभी कभी किसी को रोचक स्थानों को खोजने की चाह होता था तो करते थे, कभी कभी व्यापार के कारण करते थे। तो ये सारे जो भी प्रश्न यहाँ पे जो भी चीज़ बताया गया है, इससे कथन और कारण पेडागोगी वाले क्वेश्चन करेंगे। तो इस जो टॉपिक को है 2 बार 3 बार देखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। लोग जो है आज यात्राएं क्यों करते हैं, एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखें। ऊपर मानचित्र दिया गया है, आप लोग उसमें से देख सकते हैं। पहाड़ या पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वो ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। इन सारी चीज़ों को याद रखना है। इससे पेडागोगी वाले क्वेश्चन भी पूछेंगे। इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। उसका जो है एक मेन टॉपिक है देश का नाम। जो देश का नाम इंडिया भारत है वो कैसे पढ़ा, तो अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला। इंडिया शब्द कहाँ से निकला है, इंडस से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो इंडस को संस्कृत में क्या कहा जाता है, सिंधु। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। जो व्यापारी आए थे ईरानी और यूनानी, जो सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा और इस नदी के पूर्व में जो स्थित भूमि प्रदेश है उसको इंडिया कहा गया। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो इसको पढ़ना है। उसके बाद देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है, अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। जो अतीत के बारे में हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं, जो पुस्तक लिखी गई थी उसको पढ़ना और उसके बारे में उसको क्या लिखा गया उसको ढूंढना। यह पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। तो पांडुलिपि जो है हाथ से लिखी जाती थी, हाथ से लिखे जाने के कारण ही इसे पांडुलिपि कहा जाता था। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट। जो मैन्युस्क्रिप्ट है लैटिन शब्द मेनू है, जिसका अर्थ होता है हाथ से लिखा हुआ है, हाथ से निकला है। यह पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ के छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिली है। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही फेवरेट टॉपिक है सीटेट का। सीटेट यहाँ से क्वेश्चन पूछती है। तो क्या यहाँ से क्वेश्चन पूछेगी कि पांडुलिपि क्या है। पांडुलिपि किसे कहते हैं, जो हाथ से लिखी जाती है उसको पांडुलिपि कहते हैं। और पांडुलिपि को अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। मैन्युस्क्रिप्ट शब्द जो है लैटिन शब्द मेनू से निकला है, जिसका अर्थ ही होता है हाथ से लिखा गया या हाथ से निकला है। पांडुलिपियाँ जो है ताड़पत्रों पर लिखे जाते थे अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले जो भुर्ज नामक पेड़ के छाल थे इसमें लिखे जाते थे। तो इन सब पॉइंट्स को याद रखना है। ये एक पांडुलिपियाँ है, देख सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट को, इतने वर्षों में इसमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दिए गए। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है। यह प्रायः पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों से प्राप्त हुई। तो पांडुलिपियाँ जो है ज़्यादातर कहाँ मिली है, तो पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों से प्राप्त हुई हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। तो पांडुलिपियों में किसकी चर्चा मिलती है, तो राजाओं के जीवन के बारे में, औषधियों के बारे में, विज्ञान आदि इन प्रकार के विषयों के बारे में जानकारी मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इसमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में लिखे हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग
प्रयोग करते थे। जैसे अभी आम लोग हिंदी इंग्लिश का प्रयोग करते हैं, उस टाइम पे प्राकृतिक भाषा का प्रचलन बहुत ज़्यादा था कि आम लोग जो थे प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते थे। तो जो भी सिद्धांतकारीवादी आदमी थे, तो उन्होंने जो अपना जो लेक्चर है, अपना जो शिक्षा है, वो प्राकृतिक भाषा में ही ज़्यादा दिया होगा, जो आम जनता की भाषा थी, प्राकृत भाषा। उसके बाद देखते हैं अभिलेख। अभिलेख में क्या है, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। तो अभिलेख जो है कहाँ मिलते हैं, तो अभिलेख जो है पत्थर में मिलते हैं लिखे हुए, या फिर धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं जो अभिलेख हैं। उसके बाद कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उसका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिले हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपनी कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। जो कुछ अभिलेख मिले हैं जिसमें राजा रानी के सही साथ साथ विशेष जो स्त्री पुरुष थे, उन्होंने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाया है। उसके बाद देखते हैं, उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा करवाते थे अभिलेख में। उसके बाद क्या है, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। तो पुरातत्वविद किसको कहता है, जो अभिलेख पांडुलिपियां खुदाई में मिले चीज़ों को निकालते हैं, उसका छानबीन करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, पुरातत्वविद कहा जाता है। कि कई वस्तुएं अतीत में बनी हैं और उनका प्रयोग में लाई जाती है, ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों, उसके बाद देखते हैं क्या बताया गया है आगे, का अध्ययन करते हैं। वे औजार, हथियार, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट होने वाले होते। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। इन सब चीज़ों से पुरातत्वविद इतिहास के बारे में जानते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, ये कुछ पात्र मिले हैं, प्राचीन नगर से प्राप्त है पात्र, जो एक पुराना चांदी का सिक्का है। ये सब चांदी के सिक्के हैं, सबको देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद है पांडुलिपियाँ। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। उसके बाद है अतीत एक या अनेक। तो अतीत क्या है, एक या अनेक। तो क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत में अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन, राजा रानियों का जीवन तथा व्यापारियों एवं शिल्पकारों का जीवन बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज देखते हैं, उस समय के देश अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछली या पकड़कर, शिकार करके तथा फल मूल संग्रह करते हैं। उसके बाद इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपने विजयों पर लेखा जोखा करवाते थे, जो अभिलेख के रूप में करवाते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उन लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं कर पाते थे। तो पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष रहा है। तो उसके बाद एक है नेक्स्ट टॉपिक, तिथियों का मतलब। तिथियों का मतलब क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। अगर कोई तुमसे तिथि विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे 2000 या इसकी तरह कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष करने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इसके बाद है इतिहास और तिथियाँ, इसके बारे में बताया गया कि बिफोर क्राइस्ट क्या होता है, तो इसको पढ़ लेते हैं।
अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD हिंदी में ईस्वी लिखा पाती हो तो यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है जिसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट वर्तमान से पहले होता है। इन सब चीज़ों को देख लेना है। तो ये सब क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को देखना है। आप लोग को बनाना है क्वेश्चन कि इस चैप्टर से क्या पढ़े क्या सीखे, तो इन सब चीज़ों को देखना है। तो हम इस चैप्टर से मेन क्या क्या टॉपिक्स सीखे इसको पॉइंट वाइज बताना है कि हम लोग इस चैप्टर से जो क्या क्या सीखे हैं, क्या क्या सीख मिली। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर की पहाड़ी। जो उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर की पहाड़ी थी 8,000 वर्ष पूर्व सबसे पहले यहाँ पे गेहूं और जौ फसलों को उपजाना आरंभ किया गया था। जो यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप लोग को याद रखना है क्योंकि जब हम लोग रिवीजन करेंगे सीटेट के एग्जाम के 1 महीने पहले तो इतना बड़ा चैप्टर, इतना बड़ा सिलेबस को हम लोग कवर अप नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप लोग चैप्टर पढ़ते टाइम ही अपना शॉर्ट्स नोट्स बना लीजिएगा या फिर मैं शॉर्ट्स नोट्स अपलोड कर दी हूँ अपने ही इस यूट्यूब चैनल में, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं, वह भी आप लोग को मदद करेगी। तो जौ और गेहूं जो फसलें हैं सबसे पहले कहाँ आरंभ किया गया था उपजाना, तो उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में। इन क्षेत्रों में 8,000 वर्ष पूर्व जौ और गेहूं को उपजाना आरंभ किया गया था। तो इन्होंने प्रमुख, इसमें से जो प्रमुख उन लोग का पशु थे तो वो थे भेड़, बकरी और गाय बैल जैसी पशुएं। ये लोग जो थे गांव में रहा करते थे और आरंभिक लोग जो कुशल संग्राहक थे वो कहाँ रहते थे, तो नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। जानवरों का आखेट मतलब शिकार करके फल मूल खाया करते थे। उसके बाद उस समय उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में जौ और गेहूं को उपजाना प्रारंभ किया था। उसके बाद उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में स्थित है पहाड़ियाँ जो विंध्य पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इन क्षेत्रों में भी कृषि का विकास हुआ था और इस क्षेत्र में ही चावल उपजाया गया था। यह स्थान क्या था, विंध्य के उत्तर में स्थित है। उसके बाद इसमें से हम लोग क्या पढ़े कि इंडिया नाम कैसे पढ़ा, तो इंडस से निकला है जो शब्द, उसको संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। उसके बाद है इसमें यूनानी और जो ईरानी आए थे तो हिंदोस और इंडोस इसको कहा, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया का। तो इन सारी चीज़ों को याद रखना है। इस चैप्टर में यही सब चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है। और उसमें से और 2 टॉपिक है इंपॉर्टेंट, एक अभिलेख है और एक पांडुलिपिया। तो पांडुलिपिया क्या थी, तो हाथ से लिखी जाती थी, जिसका अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट जिसको कहा जाता था, जो लैटिन शब्द मैनु से निकला है और जिसका तात्पर्य होता है हाथ से लिखा गया। यह प्राय ताड़पत्रों में लिखा जाता था जो हिमालय क्षेत्र में पाया जाता था। तो कौन सा पेड़ से पाया जाता था, भुर्ज नामक पेड़ की छाल में लिखा जाता था। भुर्ज नामक पेड़ की छाल में लिखा जाता था। उसके बाद अभिलेख क्या था, तो अभिलेख जो था तो पत्थर में लिखा जाता था और कठोर धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर पदार्थ में लिखा जाता था, जिसमें राजा रानी तथा विशेष स्त्री पुरुष का जो बखान किया जाता था। तो इन सारे पॉइंट्स को याद रखना है। सीटेट एग्जाम में ये चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग को बहुत मदद करेगी। इन सारे क्वेश्चंस को भी बनाना है आपको शॉर्ट नोट्स के रूप में। तो देखिए, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प होती है, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को समझ में आता है, तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और लाइक और कमेंट्स कर सकते हैं। और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।